तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। तो आप सभी को ये आपका दूसरा वीडियो है, ठीक है। हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा था कि बिहार के बारे में देख लिया था, उसके बाद मतलब बिहार के बारे में ही देख रहे घटना चक्र के में, लेकिन उसमें था कि बिहार जनगणना था, ये था। और मतलब बिहार का जो हल्का फुल्का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उससे आप लोगों का एग्ज़ाम में 110% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम लोग देखेंगे आज बिहार के इतिहास से। हालांकि मतलब बिहार का अलग से टॉपिक नहीं है, ठीक है, बिहार का अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार का इतिहास देख लेते, जो जो एकदम इंपॉर्टेंट सिर्फ उसी को देखेंगे। और फिर भी हम पहले बता चुके कि आपको घटना चक्र लेके रीडिंग मारना है, ठीक है, सिर्फ रीडिंग मारना है, रट्टा नहीं मारना है। इसलिए हम जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सिर्फ देखते जाएंगे। और आपको ध्यान भी रखना है, 2-3 बार भी साथ में बोलना है ताकि वो याद हो जाए, रिकॉल करते रहना है, ठीक है। पिछला वीडियो में हम लोग ये देखे थे हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ तो देखिए हो चुका था। आज हम लोग बिहार का इतिहास देखेंगे, 2 लेक्चर में फिनिश कर देंगे बिहार का इतिहास, मतलब प्राचीन इतिहास बिहार का इतिहास फिनिश नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का टारगेट रहेगा सिर्फ 10 से 15 मिनट का। ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब तो कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अब वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोग को? अर्थवेद और अर्थवेद से मिलती है। अर्थवेद एवं अर्थवेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में मिलती है। कनिंघन ने बोध गया में बौद्ध मंदिर का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कनिंघन ने ये भी पूछा था ये बोध गया मंदिर का है, तो बोध गया में ही है, ठीक है। उसके बाद कनिंघन ने कराया था बोध गया मंदिर का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने टिक कर दिया था पहले। चलिए, इसके बाद इधर आ जाइए, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा सिर्फ वही हम लोग देखेंगे। उसका देखिए, अरे यार वेट। हाँ, बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बिहार में मिथिला क्षेत्र में आर्यों का जो प्रवेश हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। विश्व में सबसे पहली गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। वैशाली कहाँ है? बिहार में है, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है ये भी नहीं, एकदम बिल्कुल बनता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ध्यान देना इस पर भी। उसके बाद यहाँ पर देखिए, बिहार में 6ठी शताब्दी में कुल जनपदों की संख्या 16 थी। उसमें से बिहार के 3 थे। कौन कौन थे? मगध, वज्जी और एक और कौन था? एक और अंग था, ठीक है। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16 जनपदों में से बिहार जनपदों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। और बहुत है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। जो इंपॉर्टेंट बनता है सिर्फ उसी को हम लोग देख रहे हैं। ऊपर से देखिए, अंग भागलपुर ऊपर वाला है सबसे। अंग भागलपुर में मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। अंग मतलब अंग है, ये मतलब ब्रैकेट में दिया गया है। पहले उसका नाम हो सकता है आधुनिक में, उसका नाम भागलपुर है, उसका नाम मुंगेर है। कि राजधानी कहाँ थी? तो चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने इसे क्या किया था? मगध में मिला लिया था। वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ है। वज्जी क्या है? संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्य का संघ था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी रूप प्रसिद्ध थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, बौद्धिक संगति है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बिहार का अलग से टॉपिक रहता तो हम लोग को भी इसको भी थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना पड़ता, लेकिन बिहार का अलग से टॉपिक नहीं है। यहाँ से जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से देखिए महात्मा बुद्ध, ये क्योंकि आपको प्राचीन इतिहास में भी देखने को मिल जाएगा, भारत का भी। इसीलिए हम लोग का 10 से 15 मिनट का टाइम रहेगा। 3 मिनट 4 मिनट हो चुका है, ठीक है। बस हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अब वीडियो को लाइक कर दे बस, और शेयर भी कर दे। तो जन्म 563 ईस्वी को जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। याद रखना, 563 ईसा पूर्व है ये। और मृत्यु हो गया था जो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। मृत्यु कहाँ हो गया था? तो कुशीनगर में हो गया था। कुशीनगर पैदाइश क्या है वो ये डेट पूछ सकता है, लेकिन कहाँ हुआ ये नहीं पूछेगा। लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था ये पूछ सकता है, ये किस जगह में हुआ था, ठीक है। 583 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यहाँ पे ध्यान रखना, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। और महावीर हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे महावीर पढ़ेंगे, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ होगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया। सुधोधन बोलना है बार बार ताकि याद हो जाए। सुधोधन माता का नाम, सुधोधन पिता का नाम महामाया माता का नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उसके बाद देखिए
एक बार सुन लीजिए, हम लोग पूरा एक बार हम सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते जाएंगे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, महात्मा बुद्ध था। इसका बचपन का जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। इसके पिता का नाम सुरधर था। अब माता का नाम जो था वो महामाया था। और इसका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका मृत्यु जो हो गया था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गया था। ये जब 29 वर्ष का होता है तो ये क्या करता है, घर त्याग देता है। हालांकि इसका पिता जो होता है सुरधर पूरा प्रयास करता है कि ये घर ना त्यागे। उसके लिए इसको पूरा मतलब जो होता है मोह माया से दूर रखता है। मतलब जो होता है पूरा अपना राज्य से उसको दूर रखता है। उसके लिए अलग अलग मतलब सब चीज़ का व्यवस्था करता है। और सबसे ये इस एक कोई पंडित था जिसको बोलता है कि इसको दूर रखना है, ठीक है। दुनिया से इसको दूर रखना है ताकि इसको पता ना चले कि दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी एक दिन ये क्या करता है, घूमने के लिए निकल जाता है। कुछ राज्य से या फिर कहीं कुछ खेला वाला था तो वहाँ घूमने के लिए निकल जाता है। अब पंडित ने या फिर उस समय का जो भी रहा होगा उसने जो जिस चीज़ के लिए मना किया था 3-4 चीज़ के लिए, वो चीज़ को रास्ते में मिल गया था। और जब ये पूछा सैनिक से तो सैनिक को तो बताना पड़ेगा, इसलिए सैनिक ने उसे बता दिया। और जब ये वहाँ से आया उसके बाद फिर इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया और ये 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। उसके बाद इसको 6 साल के बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैशाली पूर्णिया की रात पीपल वृक्ष के नीचे चितरंजन नदी के तट पर हुआ था। चितरंजन नदी के तट पर तथागत बुद्ध कहलाया था। वहाँ से वो बुद्ध कहलाया था, पहले से बुद्ध नहीं कहलाया था। पहले से सिद्धार्थ इसका नाम था। जब तक ये घर भी छोड़ा तो भी ये सिद्धार्थ ही कहला रहा था 29 वर्ष तक। जब से ये मतलब इसको 35 वर्ष तक के बाद घर त्यागने के बाद ज्ञान मिल गया। उसके बाद ये बुद्ध कहलाने लगा। बुद्ध के 3 रतन हैं। कौन कौन है बुद्ध के 3 रतन? यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बुद्ध के 3 रतन हैं। ये देखिए ये मतलब बौद्ध गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है, कमल है। और गौतम बुद्ध के गिरि त्याग घोड़ा से ही गया था, इसलिए घोड़ा इससे संबंधित है। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे भी बताए थे। गौतम बुद्ध का अपना पहला उपदेश था सारनाथ में दिया था। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी प्रसेनजित थे। वो कौन थे, प्रसेनजित। और ये पूछ सकता है कि पहला उपदेश किसको दिए थे। तो ये जब गया था वहाँ पे ज्ञान प्राप्ति करने तो उसके साथ 5 लोग और था। लेकिन ये क्या किया था, जब शुरू किया ज्ञान प्राप्ति तो खाना पीना सब साथ त्याग देता है। तो उस समय ये क्या किया, उसको बहुत जोर भूख लगा। कुछ दिन बाद बहुत जोर भूख लगा और एक कोई और लेडी आ रही थी लेके, मतलब वो आती है ना पूजा जो करने के लिए, दूध फल लेके आती, तो वो लेके आ रही थी। और ये क्या किया, जाके खा लिया। और उसके साथ जो मतलब 5 साथी था वो बोला कि ये तो हम लोग को पूरा नष्ट कर देगा, हम लोग को ज्ञान प्राप्ति होने नहीं देगा। तो ये पाँचों क्या किया, गौतम बुद्ध को छोड़ के वो पाँचों भाग गया था। और जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम बुद्ध जा रहा था। उसके बाद ये वो पाँचों आ रहा था उधर से। वो लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता तो वो लोग आ रहा था उधर से। उसके बाद वो लोग जब आ रहा तो वो लोग को पता चल गया, तो वो लोग को इसमें माहिर होगा कि किसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वो लोग आया तो वही लोगों को अपना इसने पहला उपदेश दिया। उस लोगों ने बोला था कि गुरुजी माफ़ कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वो लोगों को ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थी। सबसे प्रबल कौन थे, लिच्छवी थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी लिच्छवी थी। आधुनिक वैशाली जनपद में बसाड़ गांव था। वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लिए। प्रबल सबसे कौन थे, लिच्छवी की राजधानी वैशाली। बस विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। बस ये ध्यान रखना है, किसके लिए प्रसिद्ध था ये नहीं रखना है, विदेह की राजधानी मिथिला थी, बस इतना ध्यान रखना। क्योंकि हमारे लिए बिहार का अलग से टॉपिक है नहीं, तो उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें है नहीं। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य है। दुख, ठीक है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। उसके बाद अष्टक वाला ये नहीं आएगा। महावीर के बारे में हम लोग देख लेते हैं फिर। महावीर का जन्म कितना हुआ था, 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंदग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो इसका मृत्यु हो गया था 547 ईसा पूर्व पावपुरी। एकदम इंपॉर्टेंट है पावपुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग को मिला भी होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ में मारे होंगे तो पावपुरी। उसके बाद इसके पिता का नाम देखिए लिखा हुआ है, पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इसके माता का नाम त्रिसारी थी, क्या तिरसला था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। लिच्छवी के क्या थे, तो राजकुमारी थे ये,
लिच्छवी के राजकुमारी थे। पत्नी का नाम यशोदा था, और ये पत्नी का नाम वहाँ पे हमने बताया था, बेटा का नाम भी उसका नहीं बताए थे, बुद्ध का। तो बुद्ध के बेटा का नाम राहुल था। अब बुद्ध के पत्नी का नाम, याद ध्यान देना, यहाँ भी कहते हैं यशोधरा। क्या बोले? यशोधरा। और यहाँ पे महावीर के पत्नी का नाम यशोधा। यशोधा महावीर के पत्नी का नाम यशोधरा बुद्ध के पत्नी का नाम था। और इसका जो पुत्र था प्रियदर्शन था। और बुद्ध का जो पित्र था, वाट यार, जो बुद्ध का पुत्र था उसका नाम राहुल था। महावीर के पुत्र का नाम प्रियदर्शन था। ध्यान रखना, जमाता जमाली इसको मतलब हम लोग बोलते हैं, सबसे उसका जो फेवरेट शिष्य था उसको बोलते, ठीक है। ये क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में निकला था घर त्याग के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब 42 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 12 वर्ष के बाद। ज्ञान प्राप्ति का स्थान जो पूछ सकता है वह है जुम्भिक ग्राम के निकट त्रिपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जैन धर्म, जैन धर्म के कितने? 24वें तीर्थकार थे। तो पूछ सकता है कि महावीर जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? नीचे में सबसे देखिए, जैन रत्न के 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र है। 15 मिनट बोले थे, हो गया ना 15 मिनट। इसके बाद और है, इसके बाद नहीं है। चलिए, तो 15 मिनट बोले थे, कोशिश करेंगे उतना में समाप्त कर दिया जाए। उससे पहले प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए जाके कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 2 है आपका। और उसमें भी बताइएगा, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लग रहा है। तो पंचमहत्व मतलब सत्य, अहिंसा, अप्रिय, अस्तेय और ब्रह्मचर्य महावीर ने पंचवा व्रत। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें 4 जो था, जबकि शेष 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित था, और एक जो था वह ब्रह्मचर्य द्वारा प्रतिपादित था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको भी थोड़ा सा देख लिए थे। भगवान महावीर के प्रथम जमाल, पीछे बता दिए थे, जमाल इसका प्रथम मतलब इम्पोर्टेंट शिष्य था। और 3 रत्न थे, सटीक ज्ञान, सटीक आस्था, सटीक ठीक है, सटीक ज्ञान, सटीक आस्था, सटीक क्रिया था इसका 3 त्रिरत्न था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। मखली गोसाल महावीर के शिष्य थे, परंतु कालांतर में सदस्यता त्याग दी थी। महावीर के शिष्य थे, लेकिन कालांतर में क्या किया, इसने सदस्यता त्याग दी थी। किन जैन तीर्थकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभ वेद का मिलता है। ऋषभ वेद का मिलता है, पहले तीर्थकार है। ऋषभ वेद कौन है? पहले तीर्थकार है। और अरिस्टोनेमी को भी मिलता है, ये 22वें तीर्थकार है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन के सर्वाधिक पूर्वकालिका जैन ग्रंथ है 14 उपपूर्व। ये भी हम लोग को फिनिश हुआ। उसके बाद आता है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश विहदरथ राजवंश था। जरासंध इसी संघ का शासक था। इसी संघ का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। तो पूछेगा महाभारत में किसका विवरण मिलता है? तो जरासंध का मिलता है। वो किस वंश का शासक था? तो विहदरथ वंश का शासक था। हरिया कौन का? देखिए, मगध का पहला राजवंश हरिया कौन था? मगध का पहला राजवंश कौन था? हरिया का राजवंश था। बिंबिसार का जो कि राज करने का काल था वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। इसमें विवाह के अवसर इम्पोर्टेंट नहीं आता, क्योंकि वो तो हिस्ट्री में आने के चांस है, तो बिहार की हिस्ट्री में कहाँ से आएगा। अवंती के शासक चंद्रघोष के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यहाँ से क्वेश्चन आया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के बिंबिसार महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। मंत्री वस्कार की मदद से वज्जी संघ में फूट डाला दिया था। ये पूछ सकते हैं वज्जी संघ में किसकी मदद से फूट डाला गया था? तो मंत्री वस्कार की मदद से। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बुद्ध संगति का आयोजन राजगिरी महाकस की अध्यक्षता में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 583 ईसा पूर्व में, उसी समय में हुआ था। द्वितीय का भी आएगा, लेकिन द्वितीय इम्पोर्टेंट है, प्रथम इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक 460 ईसा पूर्व में बना था। उसने
अपनी राजधानी गिरिब्रिज से पाटलिपुत्रा गंगा, ये पूछा था गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नगर कौन सा है, तो पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा को अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पटना के नाम से जानते हैं अभी। उदयन के 3 पुत्र थे, तीनों पुत्रों ने अच्छा खासा राज किया। शिशुनाग, शिशुनाग हरिवंश वंश के अंतिम राजा नागदस का आत्मैव काशी का राज्यपाल था। मतलब हरिया वंश का जो था उसका ये क्या था, राज्यपाल था। उसके बाद इसने राज्यपाल, वो अंतिम राजा था, उसके बाद ये राजा बन गया था। शिशुनाग अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य में विस्तारित किया था। नंदीवर्धन या महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। महापद्मन नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी, महापद्मन नंद ने की थी। किसका अंत करके, शिशुनाग का अंत करके। आपको पता चल रहा होगा कि एक बार पढ़ के निकले, मतलब उतना इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे पहले बोल देते कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर उसको 2-3 बार हम लोग बता दें ताकि याद हो जाए। इस वंश का अंतिम शासन धनानंद था। उसी के समय में यूनानी सिकंदर आक्रमण आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यूनानी सिकंदर किसके समय में भारत आया था, तो घनानंद के शासक काल में आया था। घनानंद किसका शासक था, तो इसका शासक नंद वंश का शासक था। नंद वंश का शासक था घनानंद। ठीक है, घनानंद किसका शासक था, नंद वंश का शासक था। और सिकंदर यूनानी किसके समय में भारत आया था, तो नंद वंश के शासनकाल में भारत आया था। राजा अंग था, ये उतना इम्पोर्टेंट है। बस हम लोग आज का ये वीडियो फिनिश होता है। आप लोग का प्यार और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए देखते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। उस हिसाब से हम लोग अपना आगे का कार्यकाल रखें। ये पार्ट 2 आपका हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, एक और वीडियो हम लोग देखेंगे, प्राचीन भारत फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो मध्यकालीन भारत फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, उसके बाद आधुनिक इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। आधुनिक इतिहास में थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 वीडियो हो सकता लग जाए। उसके बाद फिर वहाँ से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बिहार का भूगोल देख लेंगे, भारत का भूगोल देखेंगे, इससे आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नहीं देखेंगे, बस एक वीडियो में जल्दी हमको लगता है 10 वीडियो हम लोग फिनिश कर देंगे, आराम से फिनिश कर देंगे। तो प्लीज़ चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।